हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई पोर्टल ऑफ एपेक्स एकेडमी रुड़की। तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद सराउंडिंग, उसके बाद बाउंड्रीज। और बाउंड्रीज में हमने 3 टाइप्स की बाउंड्री पढ़ी थी, रिजिड, फ्लेक्सिबल, रियल और इमेजिनरी बाउंड्री। उसके बाद हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम। और सिस्टम कितने तरह के हैं आपके? 3 तरह के सिस्टम होंगे, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आप सभी को पता है कि क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होगी लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन सिस्टम में एनर्जी के साथ साथ में मास भी ट्रांसफर होगा। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफर होगी और ना मास ही ट्रांसफर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लिखवाया था आपको, अगर मैं यहां पर बात करता हूं क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम के लिए क्या था आपका? कंट्रोल मास। ओपन सिस्टम के लिए क्या था आपका? कंट्रोल वॉल्यूम। अब सिस्टम आपने पढ़ा, टाइप्स ऑफ सिस्टम आपने पढ़े। अब इन सिस्टम को स्टडी करने के लिए या किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए हम 2 अप्रोच का यूज करेंगे। नंबर 1 इज माइक्रोस्कोपिक एंड नंबर 2 इज मैक्रोस्कोपिक। तो 2 अप्रोच का यूज करेंगे, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक क्वेश्चन सभी पूछते हैं कि स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स में हम इन 2 में से किस अप्रोच का यूज करेंगे? तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे माइक्रोस्कोपिक अप्रोच की। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसिडरेशंस। दिस अप्रोच इज नोन एज statistical thermodynamics, and this approach is useful at low density, that is higher altitude। बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहां पर माइक्रोस्कोपिक की बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक में हम छोटे छोटे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की अलग से स्टडी करेंगे। इसी अप्रोच को हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अगर यहां पर मैं बताऊंगा आपको, जैसे ही हम हाइट पर जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, तो वहां पर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का ही यूज क्यों करेंगे वो मैं आपको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन माइक्रोस्कोपिक की। इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एल्टीट्यूड। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे कि जब हम हाइट पर जाएंगे, हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे, तो वहां पर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का ही यूज क्यों करेंगे, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज क्यों नहीं करेंगे? तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये आपके पास में कुछ एक इस तरीके से सिस्टम है, ये, और ये इस सिस्टम के अंदर आपके पास में क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये कुछ इस तरीके से। अब इस सिस्टम को जब मैं हाइट पर लेके जाऊंगा तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे? आप सभी को पता है कि जो प्रेशर है इन फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। यहां पर अगर हम बात करेंगे प्रेशर की, तो प्रेशर क्या है स्टूडेंट? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। और जो फिजिकल मीनिंग आएगा आपका प्रेशर में, कोलिजन पर सेकंड, कि जितना ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। अब यहां पर रो क्या है आपके पास में? डेंसिटी। जी क्या है आपके पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स। एच क्या है यहां पर आपके पास में? हाइट। तो इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं कि P बाई रो इंटू जी इज इक्वल टू एच, और यहां पर स्टूडेंट हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो आपको प्रेशर है उसको मान लीजिए क्या है आपके पास में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जी क्या है आपके पास में? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी जो वैल्यू होगी 9.8 to 10। तो जी में ज्यादा चेंज आपका नहीं आएगा, तो इसीलिए इसको भी हम एज्यूम करके चलेंगे एज ए कांस्टेंट कि इसमें ज़्यादा चेंज आपका नहीं आएगा। तो ये भी क्या है आपके पास में कांस्टेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि
जो हाइट होगी या जो डेंसिटी होगी वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, उसकी हाइट से। ये अब आप सभी को पता है कि रो इज इक्वल टू मास टू इट्स वॉल्यूम। जो डेंसिटी होगी वो रेशो है आपका मास टू इट्स वॉल्यूम। अब यहां से स्टूडेंट आपने देखा है कि अगर मैं हायर एल्टीट्यूड पे, अगर मैं हाइट ऊपर जाऊंगा तो जब हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो उसकी जब हाइट इंक्रीज करेगी उसकी डेंसिटी क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, जब हाइट पर जाएंगे अगर डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो उसकी वॉल्यूम क्या करेगी स्टूडेंट, इंक्रीज करेगी। तो जो आपके पास में सिस्टम था यहां पर अर्थ पर, जो सी लेवल पर, तो यहां पर जो हमारे पास मान लीजिए जो अभी हमारे पास प्रेजेंट में सिस्टम है उसके मॉलिक्यूल को इस तरीके से हैं। तो यहां पर हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी ना करके उसकी एवरेज की स्टडी करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इस सिस्टम को यहां से हाइट पर लेके जाऊंगा तो ये जो मॉलिक्यूल्स है आपके कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के आपके दिखाई देंगे, क्योंकि जब डेंसिटी घटेगी वॉल्यूम बढ़ेगी, और जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का जो मीन फ्री पाथ होगा वो भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। तो जब एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल वहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल वहाँ पर है, तो जब मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, उनका मीन फ्री पाथ इंक्रीज करेगा, तो वहाँ पर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करेंगे। तो क्लियर है आपको। तो जब हम हायर एल्टीट्यूड की बात करेंगे, हायर एल्टीट्यूड पर जो आपकी डेंसिटी रहेगी वो क्या होगी, आपकी कम होगी। जब डेंसिटी आपकी कम होगी वॉल्यूम आपकी इंक्रीज करेगी, और जब आपकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी तो जो मॉलिक्यूलर के बीच का स्पेस या मीन फ्री पाथ है वो भी आपका इंक्रीज करेगा। इसीलिए हायर एल्टीट्यूड पर हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करेंगे। चलिए सेकंड है आपका मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर यहां पर स्टूडेंट हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की, तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर का हम स्टडी नहीं करेंगे, वहां पर हम उनका एवरेज का स्टडी करेंगे, और इस अप्रोच को हम बोलते हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। चलिए डेफिनेशन देखते हैं यहां पर। चलिए इन मैक्रोस्कोपिक दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहां पर बात करूंगा मैक्रोस्कोपिक की, इन मैक्रोस्कोपिक इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, बट द एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, and this approach is also known as classical thermodynamics। इस अप्रोच को हम कहेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। आपने देखा कि जब हमने माइक्रोस्कोपिक की बात करी तो माइक्रोस्कोपिक में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को लेंगे और उनकी स्टडी करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मैक्रोस्कोपिक की, मान लीजिए आपके पास में कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है आपके पास में कुछ इस तरीके से, तो आप इन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी ना करके इनके एवरेज की स्टडी करेंगे, और इस अप्रोच को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब क्वेश्चन ये है, अगर कोई आपसे पूछता है कि इन थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम इन दो अप्रोच में से किस अप्रोच का यूज करेंगे, तो आपका आंसर आएगा मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की हम स्टडी करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट आएगा हमारे पास में प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस। तो देखिए स्टूडेंट, प्योर सब्सटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन की, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सॉल्यूशन की, तो जो सॉल्यूशन होगा वो दो चीज़ से मिलकर बना होगा आपके पास में। नंबर 1 इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट।
अब जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ सॉल्यूशन की बात करें, शुगर वाटर सॉल्यूशन की, तो जो शुगर आएगी आपके पास में वो आएगी आपके पास में सॉल्यूट, और जो आपके पास में सॉल्वेंट आएगा वो आएगा आपके पास में वाटर। या हम कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो कम क्वांटिटी में आपके पास में चीज़ जैसे शुगर है, जो कम क्वांटिटी होगी उसको कहेंगे सॉल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में आपके पास होगा उसको कहेंगे यहाँ पर हम वाटर। तो इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ये किस लिए बताया आपको? क्योंकि अब हम बात करेंगे यहाँ पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस की। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इतना आप सभी को पता है कि अगर मैं होमोजीनियस की बात करूंगा तो सिंगल फेज की बात करेंगे, हेट्रोजीनियस की बात करेंगे तो मोर देन वन फेज की बात करेंगे। तो यहां पर जो वर्ड है आपका होमोजीनियस, अगर मैं बात करूं होमो की, तो होमो मीन्स क्या आएगा आपके पास में? सेम। एंड अगर यहां पर हम बात करेंगे हेट्रो की, तो हेट्रो आएगा आपके पास में डिफरेंट या डिफर। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस आपके पास में क्या है। चलिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या है? मान लीजिए कि एक फैन है आपके पास में कुछ इस तरीके से, और इस फैन में हम तैयार करेंगे टी, चाय। और इस फैन को आपने स्टार्टिंग में सबसे पहले एक भट्टी के ऊपर रखा और वहां से आपने इसको हीट सप्लाई किया। फिर आपने इसके अंदर कुछ वाटर ऐड किया, फिर कुछ शुगर आपने इसके अंदर ऐड करी, कुछ टी लीफ आपने इसके अंदर ऐड करी, कुछ जिंजर आपने इसके अंदर ऐड किया, और कुछ टाइम के बाद आपने इसमें मिल्क भी ऐड किया। अब अगर मैं इस फ्राई पैन की बात करूंगा तो ये जो पूरा का पूरा कंपोजिशन है इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस। लेकिन जैसे ये आपकी चाय रेडी होगी, चाय रेडी के बाद आप इस चाय को इस कप के अंदर कुछ इस तरीके से डाल दोगे, तो तब ये कहलाएगा आपके पास में होमोजीनियस। यहां पर क्या है आपके पास में? ये हेट्रोजीनियस, 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 और यहां पर ये कहलाएगा आपके पास में होमोजीनियस, होमोजीनियस। सर ये क्या किया आपने कि यहां पर तो ये हेट्रोजीनियस है, सेम कंपोजिशन को जैसे मैंने कप के अंदर डाल दिया, अब आप कह रहे हो उसको तो ये होमोजीनियस है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है कि अगर मैं इस फैन की बात करूं तो जैसे चाय आपके पास में रेडी होगी, तो यहां से आप टी लीफ, जो चाय की पत्ती को फिजिकली सेपरेट कर सकते हो, आप इस जिंजर को आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो। लेकिन जैसे ही इस चाय को हमने इस कप के अंदर डाल दिया, तो अब आप ना तो यहां से जिंजर को सेपरेट कर सकते हो, ना आप चाय की पत्ती को सेपरेट कर सकते हो। तो जब आप यहां पर क्या है कि फिजिकली आप किसी चीज को जैसे जिंजर या टी लीफ को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन यहां पर फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। तो हेट्रोजीनियस में क्या है? हेट्रोजीनियस में हम किसी भी जिस चीज को फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस सिस्टम। अगर होमोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे तो होमोजीनियस सिस्टम में आप किसी भी कंपोजिशन को फिजिकली सेपरेट अलग नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। चलिए अब यहां पर देखते हैं आपका प्योर सब्सटेंसेस। देखिए pure substances, a substances is said to be a pure substances if it is in, किसी भी पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ तब कहेंगे जब वह दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1 इज होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन एंड सेकंड इज होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। प्योर सब्सटेंस, ए सब्सटेंस, a substance is said to be
ए प्योर substance is said to be pure substance if it is in. Number 1 is homogeneous in chemical composition. Number 2 is homogeneous in chemical aggregation. और यहाँ पर स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ एग्रीगेशन की तो इन ब्रैकेट लिख सकते हैं हम सम, इसको बोलते हैं यहाँ पर जुड़ाव। तो किसी भी सिस्टम को हम प्योर सब्सटेंस तब कहेंगे जब वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1 इज होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन कंपोजिशन एंड होमोजीनियस इन केमिकल एग्रीगेशन। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में देखते हैं बच्चों, सबसे पहले मान लीजिए आपके पास में कंटेनर है कुछ इस तरीके से, और इस कंटेनर के अंदर हाफ कंटेनर में क्या है हमारे पास में वाटर और हाफ कंटेनर में हमारे पास में यहाँ पर वेपर। अगर मैं वाटर की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में ये H2O, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है आपके पास में 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन का कितना है आपके पास में 1 मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पर वेपर की बात करूंगा तो वेपर में भी क्या आएगा आपके पास में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आएंगे, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहली कंडीशन है आपके पास में वेपर वाटर के मॉलिक्यूल क्या है आपके पास में सेम। अगर मॉलिक्यूल सेम होंगे तो पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा, होमोजीनियस इन केमिकल कंपोजिशन। तो पहली कंडीशन क्या है यहाँ से आपकी सेटिस्फाई होगी। अब बात करते हैं सेकंड की। स्टूडेंट ये जो वेपर है आपके पास में, जब मैं वेपर को कंडेंस करूंगा तो कंडेंस के बाद जो वेपर है ये किस में कन्वर्ट होगा आपके पास में लिक्विड में। दोबारा फिर ये किस में जो लिक्विड है आपके पास में सेम क्या हो जाएगा आपके पास में वाटर। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा आपस में जुड़ाव, एग्रीगेशन। तो यहाँ पर ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इतना क्लियर है आपको। चलिए सेकंड, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ सेकंड केस में कि ये हमारे पास में यहाँ पर है वाटर, और वाटर क्या है आपके पास में H2O, और यहाँ पर मैं बात करूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल किसका है आपके पास में ऑक्सीजन का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशन क्या है आपकी सेटिस्फाई होगी, क्योंकि आपके पास में क्या है सेम मॉलिक्यूल। लेकिन अगर सेकंड में बात करूं, हाइड्रोजन गैस को प्लस ऑक्सीजन गैस को हम वाटर के साथ में ऐड नहीं कर सकते। अगर ये वाटर के साथ में ऐड नहीं होगी, एग्रीगेट नहीं होगी, इट मीन्स ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ से क्या है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस केस में जो ये आपका सब्सटेंस है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। चलिए देखते हैं नंबर थर्ड। नंबर थर्ड में क्या आएगा आपके पास में, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपके पास में सेम एज वाटर, ये क्या है आपके पास में H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ H2 प्लस O2, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल। यहाँ पर कंपोजिशन भी सेम नहीं है, तो ये ना तो ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ना ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है आपके पास में वाटर जो है वो क्या आपके पास में प्योर सब्सटेंस। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, फेस हैज नथिंग टू डू विद द प्योर सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेस। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस है वो जरूरी नहीं है कि वो एक फेस में रहे, वो एक फेस से ज़्यादा फेस में भी हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल पहला, वाटर क्या आपके पास में लिक्विड, वेपर क्या आपके पास में गैस। कितने फेस है आपके पास में 2 फेस, बट तब भी क्या है आपके पास में प्योर सब्सटेंसेस।
आई होप इतना आपको क्लियर हो ही गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। Thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in किसी भी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहेंगे जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर फर्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर सेकंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड नंबर थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां से आप देख सकते हैं, अगर डेफिनेशन की बात करें, ए सिस्टम इज इन इफ इट इज इन नंबर 1 थर्मल इक्विलिब्रियम। नंबर फर्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर सेकंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड नंबर थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर हम फर्स्ट बात करें थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो ये क्या आएगा आपके पास में, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। मैकेनिकल की अगर हम बात करेंगे, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर ऑब्लिक फोर्स। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। तो किसी भी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर फर्स्ट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। नंबर सेकंड इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी ऑफ प्रेशर ऑब्लिक फोर्सेस एंड नंबर थर्ड इज केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। अगर इन 3 में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सिस्टम को हम कहेंगे नॉन इक्विलिब्रियम। चलिए सबसे पहले यहां पर देखते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, मान लीजिए आपके पास में 2 रिजिड कंटेनर है कुछ इस तरीके से। ये एक कंटेनर आपके पास में ये है कंटेनर ए, और एक आपके पास में है यहाँ पर कंटेनर बी। ये है आपके पास में कंटेनर बी। मान लीजिए कि जो कंटेनर ए है उसका टेम्परेचर है आपके पास में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कंटेनर बी है इसका टेम्परेचर मान लीजिए आपके पास में कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल की अगर हम बात करेंगे तो इनिशियल में जो सिस्टम ए है आपके पास में वो क्या है, आपके पास में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम बी भी आपके पास में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे, कुछ इस तरीके से आपस में ज्वाइन करेंगे, आपको पता है कि हीट ट्रांसफर होगी हायर टू लोअर। तो यहां से जो टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ट्रांसफर होगा हीट की फॉर्म में 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और यह सिस्टम तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा जब तक ये टेम्परेचर एक समान ना हो जाए। अब क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफर होगी, जो एनर्जी ट्रांसफर होगी, वो होगी आपके पास में हायर टू लोअर।
अगर मैं 5 मिनट के बाद बोलता हूँ अब बताइए इसका टेम्परेचर कितना है, तो जब तक ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आएगा तब तक आप इस सिस्टम का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी, हीट ट्रांसफर होगी। कब तक, जब इस टेम्परेचर इस सिस्टम ए का टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड और बी का टेम्परेचर भी कितना जाएगा 70 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा तब आप इसका टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे, बताओगे टेम्परेचर कितना है। तो पहले नंबर पे क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर। क्लियर। चलिए सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, in bracket equality of pressure oblique force। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम आपके पास में तब रहेगा जब तक उस पर कोई भी अनबैलेंसिंग फोर्स एक्ट ना करे। मान लीजिए कि ये आपके पास में कुछ इस तरीके से एक सिस्टम है। अब आपको इस सिस्टम की हाइट मेजर करनी है यहाँ से यहाँ तक। अगर ये सिस्टम कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन में रहेगा तो आप इसकी हाइट मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंडीशन में क्या इस पर अनबैलेंसिंग फोर्स एक्ट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पर। अब क्या है कि जैसे ये सिस्टम आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर ये, तब आप इसकी हाइट क्या है मेजर कर सकते हैं। तो अब इसको हम कहेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेम ऐसे ही क्या होगा आपके पास में प्रेशर का, कि जैसे ही आपका प्रेशर कम ज़्यादा ना होके अगर प्रेशर आपके पास में कांस्टेंट रहेगा तब बोलेंगे उसको हम इक्विलिटी ऑफ प्रेशर। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब कोई भी अनबैलेंसिंग फोर्सेस एग्जिस्ट ना करें। अगर वो एग्जिस्ट करेंगी तो सिस्टम क्या रहेगा आपका नॉन इक्विलिब्रियम। और लास्ट अगर हम यहां पर बात करेंगे, लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, इन ब्रैकेट इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। ये क्या है नंबर थर्ड। आप सभी को पता है कि मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से वाटर लिया और इस वाटर के अंदर आपने एक डिस्प्रिन डाल दी, तो डिस्प्रिन के अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगा, वो इधर उधर दौड़ते रहेगी। कब तक, जब तक आपका सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तब तक उसके अंदर उस टैबलेट की रिएक्शन होती रहेगी। जैसे ही वो टैबलेट शांत हो जाएगी, रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका बंद हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, नंबर फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, नंबर सेकंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड नंबर थर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तभी आपका जो सिस्टम है वो रहेगा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। बात क्लियर है आपको। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।